अब तक क्या 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 देखा है, एक बार मैं रिवाइज करता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तो क्या क्या देखा है। फर्स्ट देखा है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। फर्स्ट हमने क्या देखा है, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या था, y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड, साइन रहेगा या फिर कॉस रहेगा, और उसके अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स। के क्या रहता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा रहता है। टाइम के बाजू में जो रहता है वो क्या है, वो ओमेगा रहता है, और एक्स के बाजू में रहता है के। तो ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, विच इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो वो वाली वेव भी उधर ही जाती है, दोनों निगेटिव है तो इधर, दोनों पॉजिटिव है तो भी वेव जाती है इधर निगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है चलो, उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के लिए लार्ज सरफेस लगता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए स्मॉल सरफेस लगता है, इतना ही डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन के रूल्स दोनों के लिए सेम है। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन देखा था। उसके बाद क्या, ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन देखा था। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, अगर वेव रेयर टू डेंसर जा रहा है, रेयर मीडियम मतलब हवा से वॉल में जा रहा है, या फिर हल्की रोप से हेवी रोप में जा रहा है, रेयर टू डेंसर, तो क्या होता है, तो फेज चेंज होता है 180 डिग्री का। रिफ्लेक्टेड वेव और जाने वाली और रिफ्लेक्टेड वेव, इनमें फेज डिफरेंस रहता है 180 का। क्रेस्ट अगर जा रहा है तो वापस ट्रफ आता है, ट्रफ जा रहा है तो वापस क्या आता है, क्रेस्ट आता है। और रिजिड एंड पे, रिजिड एंड पर भी यही होता है। अगर वेव जा रहा है डेंसर टू रेरर तो फेज चेंज होता है 0 डिग्री का। फ्री एंड पे ऐसा होता है, क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होके क्रेस्ट ही आता है, अगर ट्रफ गया तो रिफ्लेक्ट होके ट्रफ ही आता है। ठीक है ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या है, अगर रेरर, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में अगर रेयर से डेंसर जा रही है वेव, रेयर से डेंसर जा रही है तो फेज चेंज इधर भी 180 होता है, और अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो फेज चेंज इधर भी 0 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कॉम्प्रेशन जा रहा है तो उल्टा कॉम्प्रेशन ही आता है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन का क्या क्रेस्ट का ट्रफ बन के आता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन आता है, रेयर फ्रैक्शन का रेयर फ्रैक्शन वापस आता है, और यहाँ पे कॉम्प्रेशन का रेयर फ्रैक्शन आता है, रेयर फ्रैक्शन का उल्टा घूमने के बाद कॉम्प्रेशन आता है। ठीक है चलो, उसके बाद क्या देखना है, चलो नेक्स्ट पार्ट लिखो। नेक्स्ट पार्ट क्या देखना है, नेक्स्ट पार्ट हमको देखना है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। चलो लिखो, नेक्स्ट पार्ट लिखो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो अभी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में क्या है देखो, लिखा हेडिंग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ऑलरेडी ये हमको हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है जो मैं बता रहा हूं, अब इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक बार फटाफट में रिवाइज करता हूं फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कहां पर हुआ है, ऑसिलेशंस में हुआ है। तब भी मैंने बोला था ये बहुत सारी जगह पे यूजफुल है, तो कहां कहां पर यूजफुल है, ऑसिलेशंस में यूजफुल है, इस चैप्टर में यूजफुल है, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में यूजफुल है, और EMI AC में भी यूजफुल है। बहुत सारे चैप्टर्स में लगता है ये। तो क्या देखो, यहां पर है एक स्क्रीन है। स्क्रीन क्यों है,
अभी इस चैप्टर में स्क्रीन की जरूरत नहीं है। इंटरफेरेंस चैप्टर में, लाइट का जो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन चैप्टर है उसमें ये स्क्रीन का जरूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन मतलब एक पर्दा है, स्क्रीन मतलब ऐसा ऐसा जैसा मैं ये यहाँ पर अपना बोर्ड है वैसा ये यहाँ पर एक लकड़ी का फ्रेम है, फ्रेम व्हाइट कलर का फ्रेम है और वहां पे कुछ तो हमको प्रोजेक्ट करना है। तो क्या यहाँ पर एक पेपर है और यहाँ पर लाइट का सोर्स है, यहाँ पर एक पेपर है और यहाँ पर लाइट का सोर्स है। लाइट का मैं सुपरपोजिशन बताता हूं, लाइट का और वेव का सेम ही रहता है। लाइट का इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में हो जाएगा, तो वो वाला और ये वाला सेम ही रहता है। लाइट जब जब बोलता हूं तब तब वेव रहेगा, तो भी वही होता है सब। तो यहाँ पर दो होल्स है और इस दोनों होल्स में से वेव्स जाने वाला है, इस दोनों होल्स में से वेव क्या होने वाला है, आगे जाने वाला है। ठीक है, चलो तो वेव इस इन दोनों होल्स में से आगे जाने वाला है। ठीक है, तो कैसा है देखो, ऐसा अपना पेपर है, ऐसा अपना पेपर है अपने पास। तो इधर एक ऐसा कट किया पेपर को, यहाँ पर एक ऐसा कट किया और यहाँ पर एक ऐसा कट किया, होल मार दिया, और यहाँ पे लाइट का सोर्स है, तो यहाँ से भी वेव्स आता है और नीचे से भी वेव्स आता है। ठीक है, तो यहाँ से भी वेव आता है और नीचे से भी वेव आता है। तो सपोज दोनों वेव्स यहाँ पे बीच में आ रही है, दो बीच में नहीं, किधर तो इधर आ रही है सपोज, तो या फिर ऊपर थोड़ा, तो ये पहली वाली वेव आती है ऐसा पास पास, एक वेव कंप्लीट, आधी 1.5 वेव्स कंप्लीट होती है। इधर से वेव जब तक यहां तक आती है तब कितनी वेव कंप्लीट होती है, 1.5 वेव कंप्लीट होती है। और ये वाली वेव जब उधर आती है तब क्या होता है, दो वेव्स कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे मैं डॉटेड करता हूं, थोड़ा गंदा हो जाएगा इसलिए। तो ये वन वेव और दो वेव्स कंप्लीट होते हैं, इधर से आने वाली वेव का और इधर से आने वाली वेव का कितना कंप्लीट होता है, 1.5 वेव कंप्लीट होता है। तो इस वेव का इक्वेशन ए, इधर 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 सब लोग ध्यान दो, तो इस वेव का इक्वेशन क्या रहता है, इस वेव का इक्वेशन वही अपना जो मैंने लिखा था पहले, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यहां पर भी वैसा ही इक्वेशन, थोड़ा इसमें और उसमें एंगल का फर्क रहेगा, फेज डिफरेंस, कोई आगे रहेगा वेव, कोई पीछे रहेगा। तो ठीक है, तो ये वेव इधर आ रही है ऐसा। ठीक है, चलो चलो देखो कैसा है। और इधर से एक साउंड वेव इधर आ रही है, साउंड वेव पकड़ो इसको, चलता है, साउंड वेव है या फिर लाइट का वेव है, दोनों का इंटरफेरेंस, दोनों का सुपरपोजिशन एक जैसे ही होता है। तो इधर से एक वेव आई यहाँ पर और इधर से एक वेव आई, तो यहाँ का पार्टिकल ए, इधर इधर यहाँ का पार्टिकल बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव भी वाइब्रेट होगा। इधर पहली वाली वेव आ रही ना ये, तो ये वेव आ रही इसलिए इधर का पार्टिकल ये वेव के हिसाब से भी वाइब्रेट करेगा और इधर का पार्टिकल इस वेव के हिसाब से भी वाइब्रेट करेगा। जब वेव आगे जाती है, इधर जब वेव आगे जाती है तब क्या होता है, ऐसा जाती है ऐसा। तो इधर के पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं ना, तो वैसा ये वेव जा रही है, तो इस बिकॉज ऑफ दिस वेव यहाँ का पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, ये वेव इधर जा रही है, तो इसके इस वेव की वजह से यहाँ का पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये वेव पहली वाली वेव की वजह से ये जो वाइब्रेशन आ रहा है इस पार्टिकल में, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव, इस पार्टिकल में जो वाइब्रेशन आ रहा है उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 है। पहली वाली वेव के बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव इसमें जो वाइब्रेशन आ रहा है उसका इक्वेशन ये है। यहां पे x क्यों नहीं आया, इस इक्वेशन में x क्यों नहीं आया, ये इक्वेशन इस पार्टिकल का है। ये जब वेव इधर से जाता है तब ये पार्टिकल कैसा डांस करता है, ये पार्टिकल कैसा वाइब्रेट करता है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से। तो x क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वेव का इक्वेशन नहीं है, ये वेव के वजह से जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ वेव ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसका इक्वेशन है। तो इसका वाइब्रेशन, इसका तो x फिक्स है ना, इस पार्टिकल का तो x फिक्स है, इसका तो डिस्टेंस इधर नहीं रह सकता उधर नहीं रह सकता, इस पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है।
तो इसका ऊपर नीचे होना, इसका वाइब्रेशन किस पे डिपेंडेंट है? बस टाइम पे डिपेंडेंट है। इस पार्टिकल का वाइब्रेशन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाइब्रेशन की इधर गया है क्या उधर गया है, वो बस टाइम पे डिपेंडेंट है। ये तो इपोक है, इनिशियल एंगल है। लेकिन वेव में क्या है, यहाँ के पार्टिकल का वाइब्रेशन अलग, यहाँ के पार्टिकल का वाइब्रेशन अदर अलग, इधर के पार्टिकल का अलग। तो हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस भी डिफरेंट है। वेव की इक्वेशन में एक्स क्यों आता है वो मैं बोल रहा हूं। वेव की इक्वेशन में एक्स क्यों आता है? क्योंकि हर एक पार्टिकल का एक्स अलग, इसका इधर से डिस्टेंस अलग, इस पार्टिकल का इधर से अलग डिस्टेंस है, इस पार्टिकल का और ज्यादा डिस्टेंस है, और इस पार्टिकल का और ज्यादा डिस्टेंस है। तो हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसके एक्स के हिसाब से, मतलब उसका डिस्टेंस इधर से कितना है उस पे भी डिपेंडेंट रहता है, और टाइम पर भी डिपेंडेंट रहता है। उस पे भी डिपेंडेंट रहता है और टाइम पर भी डिपेंडेंट रहता है। लेकिन इस पार्टिकल तो फिक्स है ना ये वाला, तो इसका वाइब्रेशन एक्स पे डिपेंड नहीं रहता, बस टाइम पे रहता है। इसलिए इसका इक्वेशन ऐसा है, एज पर द फर्स्ट वेव। ये पार्टिकल एज पर द सेकेंड वेव भी वाइब्रेट करता है। ये वाला पार्टिकल एज पर द सेकेंड वेव भी वाइब्रेट करता है। तो एज पर सेकेंड वेव वाइब्रेशन कैसा मारेगा? एज पर सेकेंड वेव कैसा वाइब्रेशन मारेगा? तो ऐसा वाइब्रेशन करता है। एम्पलीट्यूड इसका A1 है तो इसका A2 है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है तो इस वेव का A2 है। तो बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ये कैसा वाइब्रेट मारेगा? A2 साइन ओमेगा टी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, और यहाँ का इपोक अल्फा 2 है। यहाँ का इपोक कितना है? अल्फा 2। तो एक पार्टिकल पे इधर से एक वेव आ रहा है, इधर से एक वेव, पहली वाली वेव के हिसाब से ऐसा वाइब्रेशन करेगा। अगर अकेली दूसरी वाली वेव इधर आती है तो ऐसा वाइब्रेशन करेगा। लेकिन एट ए टाइम पस दो वेव्स आई है, एट ए टाइम क्या हुआ है? पस नहीं हुआ, दो वेव्स क्या हुआ है? सुपर इंपोज हो रहा है, दो वेव्स का मिक्सचर हो रहा है एट ए टाइम। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ फर्स्ट वाली वेव प्लस बिकॉज ऑफ सेकेंड वाली वेव। डिस्प्लेसमेंट पहली वाली कितनी करेगी और दूसरी वाली कितनी करेगी, उनका पस एडिशन करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों का एडिशन कैसे करने का, वो तो ऑसिलेशन में हुआ था ना, वही करना है। ऑसिलेशन में एक बार फॉर्मूला हुआ है, तुमने रटा है अच्छी तरह से, है ना? तो वही है। तो इन दोनों का एडिशन कैसा करने का? इन दोनों का एडिशन करने के बाद एक आता है एम्पलीट्यूड, नया एम्पलीट्यूड, उसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन। यहां पर है, यहां पर भी साइन, तो इधर भी साइन ही लिखो। फ्रीक्वेंसी सेम 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 सेम, और एंगल इपोक कितना आता है? फाई। एंगल इपोक कितना आता है? इन दोनों का एडिशन भी एक एसएचएम ही आता है। ये पार्टिकल बिकॉज ऑफ फर्स्ट वेव एसएचएम करता है, बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव एसएचएम करता है। तो इन दोनों एसएचएम का एडिशन भी एक एसएचएम होता है। तो ये दोनों वेव्स की वजह से ये पार्टिकल एसएचएम ही करेगा, लेकिन अलग एम्पलीट्यूड अलग इपोक रहेगा। फ्रीक्वेंसी दोनों का जितना है उतना ही इसका भी रहेगा, फ्रीक्वेंसी अलग नहीं लेकिन एम्पलीट्यूड अलग और इपोक अलग। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालने का? आर, आर का फॉर्मूला हो गया है, आर का फॉर्मूला हो गया है। बोलो क्या हुआ है? आर का फॉर्मूला क्या है? आर का फॉर्मूला क्या है बोलो, मतलब जस्ट तुम अपना अपना दिमाग में याद करो। तो क्या है आर का फॉर्मूला? क्या है? रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, कॉस ऑफ α1 माइनस α2। उल्टा भी किया तो चलता है, कॉस ऑफ α2 माइनस α1, उल्टा भी किया तो चलता है, कॉस को फर्क नहीं पड़ता। तो ये आता है एम्पलीट्यूड। और इपोक कैसे कैलकुलेट करने का? tan ऑफ फाई। इपोक कैसे कैलकुलेट करने का? तो tan रहता है साइन अपॉन कॉस। tan क्या रहता है? साइन साइन अपॉन कॉस कॉस। कैसा रहता है? साइन साइन अपॉन कॉस कॉस। तो साइन कैसा? तो A1 साइन α1
प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। ये कैलकुलेट करने का देखा है, ऑसिलेशन का ही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। इसका tan इनवर्स लेने का फिर फाई मिलता है और आर भी मिलता है। ये कैलकुलेट किया तो आर, ये कैलकुलेट किया तो फाई। तो समझा? तो दो वेव्स के वजह से ये वाइब्रेट कर रहा है, दो वेव्स के वजह से ये वाइब्रेट कर रहा है, तो रिजल्टेंट वाइब्रेशन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो फटाफट लिख के लो, चलो फटाफट लिख के लो। उसके बाद थोड़ा अच्छा बताता हूँ, एकदम मस्त थेरी बताता हूँ। थेरी है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, थेरी है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एकदम मस्त है। अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया, अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसमें। चलो लिखो फटाफट। चलो हो गया क्या? ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट क्या है? अभी इसमें ही देखो क्या है, थोड़ा इसमें ही क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या रहता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या रहता है, वो मैं बोलता हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो, हेडिंग लिखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और और ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हेडिंग लिखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, लिखा? ओके, चलो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। और डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? एम्पलीट्यूड छोटा होता है। डिस्ट्रक्शन में एम्पलीट्यूड छोटा होता है और कंस्ट्रक्शन में एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। तो क्या है देखो, ऐसा एक रोप है, ऐसा एक रोप है, और यहां से मैंने एक उधर वेव भेज दिया ऐसा फस करके। तो यहां से क्या, ऐसा एक वेव जा रहा है, उधर जा रहा है। तो ये क्रेस्ट मैंने प्रोड्यूस किया है, इधर जा रहा है। यहां पर दूसरा ऑब्जर्वर है, यहां पर दूसरा ऑब्जर्वर है, और वो इधर से पस करके एक वेव छोड़ता है। तो ये वाला क्या छोड़ता है? तो इधर वाला ऑब्जर्वर भी एक क्रेस्ट ही छोड़ता है और इधर वाला भी एक क्रेस्ट ही छोड़ता है। तो ये ऐसा आते हैं, तो इन दोनों का ये आता है इधर जाता है, ये आता है इधर आता है, लेकिन जो दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये आता है उधर जाता है, ये आता है उधर जाता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को ऐड करते हैं और बड़ा एम्पलीट्यूड बनता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड 3 है और इसका एम्पलीट्यूड 4 है तो ऐसा बनेगा। कितना एम्पलीट्यूड बनेगा? 7। तो एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? 7। इसका 3 और इसका 4 एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा और एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? 7। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्शन हो गया मतलब बड़ा हो गया, दोनों का एडिशन हो गया। तो क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट पे पड़ता है या फिर ट्रफ ट्रफ पे पड़ता है, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट और ट्रफ ऑन ट्रफ,
क्रेस्ट अगर क्रेस्ट पे पड़ता है या फिर ट्रफ अगर ट्रफ पे पड़ता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव कैसा होता है देखो जरा, डिस्ट्रक्टिव कैसा होता है, ऐसा रो पे ऊपर जैसा ही इधर से जा रही है, इधर से जा रहा है क्रेस्ट पास करके, और इधर से आ रहा है ट्रफ ऐसा, तो ये इधर जाता है, फाइनल इधर ही जाता है, ये इधर आता है। लेकिन जब दोनों वो मिलते हैं, जब बीच में कहां पे तो मिलेंगे एक जगह पे, जब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, ये 3 वाला एम्पलीट्यूड है, 4 वाला, तो तब क्या होता है देखो, तो ये 3 और 4 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है रोप को ऊपर आ, ये बोल रहा है रोप को नीचे आ, ये बोल रहा है नीचे आ, नीचे आ, 4 से नीचे आ, ये बोल रहा है ऊपर आ, ऊपर आ, 3 से ऊपर आ। यहाँ पे दोनों बोल रहे हैं ऊपर आ, ये बोल रहा है 3 से ऊपर आ, ये बोल रहा है 4 से ऊपर आ। टोटल रोप कितने से ऊपर जाएगा? 7 से। यहाँ पे ये बोल रहे हैं रोप को 3 से ऊपर आ, ये बोल रहे हैं रोप को 4 से नीचे जा, तो रोप ऐसा जाएगा। तो रोप कितने से नीचे जाएगा? 1 से। 4 - 3, ये बड़ा है तो नीचे रहेगा रिजल्टेंट, ये बड़ा है तो नीचे रिजल्टेंट रहेगा। तो 4 - 3 नीचे कितना रहेगा? ट्रफ कितने का रहेगा? 1 का। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट या फिर ट्रफ ऑन ट्रफ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? क्रेस्ट ऑन ट्रफ में। ठीक है, चलो लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हेडिंग लिखा, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो क्या? लिखो व्हेन क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट, चलो लिखो व्हेन क्रेस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट और ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ, when crest falls on crest or trough falls on trough, constructive interference happens, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस। वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट, इफ क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ और ट्रफ फॉल्स ऑन क्रेस्ट, दोनों का मतलब एक ही, इफ क्रेस्ट फॉल्स ऑन ट्रफ, if crest falls on trough or trough falls on crest, then destructive interference happens, then destructive interference happens, then destructive interference happens। ठीक है, डायग्राम्स ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, मत ड्रॉ करो, तुमको करना है तो करो, नहीं ड्रॉ किया तो भी चलता है। ओके, चलो इसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या बोलेंगे उसको? कंडीशन। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, वो देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन और डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी देखते हैं कैसा कैसा कंडीशन आएगा। तो देखो क्या है, चलो थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा आज थ्योरी का पार्ट ज्यादा होने वाला है, थ्योरी थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो इधर एकदम फुल अटेंशन से देखते रहो। ओके, चलो तो क्या है देखो, यहां पर वापस एक पेपर में मैंने 2 होल्स किया है, पेपर है, पेपर में दोनों ऐसा
पस पस करके 2 होल्स किया है। इधर साउंड का सोर्स है, लाइट का रहेगा तो भी चलता है, साउंड का सोर्स रहेगा तो भी चलता है। यहां से एक साउंड का वेव जाने वाला है और यहां से एक साउंड का वेव जाने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों होल्स में से इधर से थोड़ा साउंड जाएगा और इधर से थोड़ा साउंड जाएगा, इधर भी 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 जाएगा, सब जगह पे जाएगा, लेकिन इधर से थोड़ा और इधर से थोड़ा जाएगा। तो देखो क्या है, ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन चैप्टर में भी बहुत लगता है, ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में भी लगता है। तो अच्छे से देखो, 2 चैप्टर्स इस पे डिपेंडेंट है, 2 चैप्टर्स इस पे डिपेंडेंट है पूरे। ये अगर अंडरस्टैंड हो गया तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन एकदम इजी जाएगा। ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वो चैप्टर डिफिकल्ट जाएगा। इस चैप्टर में भी ये पार्ट लगता है, तो देखो जरा कैसा है। चलो चलो देखो, आज इतना ही होने वाला है। चलो देखो, एकदम आराम से देखने का। तो क्या देखना है, यहां से एक साउंड की वेव आएगी और यहां से एक साउंड की वेव आएगी। तो इधर जो वेव्स आने वाली है, इधर जो वेव्स आने वाली है उनका क्या होता है मैं बोलता हूं। तो यहां से एक वेव इधर आएगी ऐसे, और यहां से एक वेव इधर आएगी ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्शन होगा या फिर दोनों वेव्स का डिस्ट्रक्शन होगा, वो देखना है। ठीक है, चलो। तो वेवलेंथ है सपोज 2 सेंटीमीटर। थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूं इसको, थोड़ा मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में भी ये काम आने वाला है, इंटरफेरेंस में भी काम आएगा। तो डिटेल में बता दूं, देखो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको। तो वेव का वेवलेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर का वेवलेंथ है। तो यहां से एक वेव आता है, एक वेव कंप्लीट किया, मतलब 2 सेंटीमीटर आगे आई, फिर और एक वेव कंप्लीट किया। ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस वेव ने कितना कवर किया, 4। ऊपर वाली वेव ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 4। तो लैम्बडा और लैम्बडा 2 बार कवर करना पड़ता है, 2 वेव्स कंप्लीट किया। ये पॉइंट क्या है, ए इधर, ये पॉइंट क्या है, इन दोनों स्लिट्स के बराबर बीच में है। ये वाला पॉइंट क्या है, इन दोनों स्लिट्स के बराबर बीच में है। तो ये वाला ऊपर से डिस्टेंस और ये वाला नीचे से डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये पॉइंट इन दोनों स्लिट्स के बराबर बीच में है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ का 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर प्लस 2, तो ये वाला डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी 4 ही रहेगा। तो इधर से जो वेव जाती है, दोनों वेव सेम ही है, दोनों जगह से जाने वाला साउंड का वेवलेंथ सेम ही है, सेम साउंड जा रहा है। तो इधर से भी एक वेव कंप्लीट होता है, 2 सेंटीमीटर कवर किया, लैम्बडा 2 सेंटीमीटर है इसलिए। फिर दूसरा वेव कंप्लीट होता है, 4 सेंटीमीटर कवर हो गया। तो इसने भी कवर किया 4 सेंटीमीटर, इसने भी कवर किया 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है बोलो मुझे, कंस्ट्रक्शन होता है या फिर डिस्ट्रक्शन? यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेंट करो अभी, क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन के लिए सी, डिस्ट्रक्शन के लिए डी। बोलो कमेंट में लिखो, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मैंने यस यस, क्या अतुल, यस यस नहीं, क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मैंने डेफिनेशंस बताया है, उसके हिसाब से बोलो मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब सुन रहे हो, सब लोग सुन रहे हैं, कोई सो नहीं रहा, अच्छा बात है। एकदम इंटरेस्टिंग थेरी है, एकदम थेरी इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर ट्रफ है, ऊपर वाली वेव का ट्रफ है, और नीचे वाली वेव का भी यहां पर ट्रफ है। ऊपर वाली वेव का यहां पर ट्रफ है और नीचे वाली वेव का भी यहां पर ट्रफ है। तो ट्रफ पे ट्रफ गिरता है तो क्या होता है यहां पे, कंस्ट्रक्शन। ट्रफ पे ट्रफ गिर रहा है
ट्रफ पे ट्रफ है तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन। सब लोगों ने आंसर सही बताया, वेरी गुड। तुम लोग अच्छे से ध्यान देके यहाँ पे सुन रहे हो, देख रहे हो, वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके चलो, तो यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन। अभी पाथ डिफरेंस क्या है और फेज डिफरेंस क्या है, और अंदर घुस के मैं बोलता हूं, अभी सुनो। पाथ डिफरेंस क्या है और फेज डिफरेंस क्या है, और अंदर जाके मैं बताता हूं। तो इस रास्ते का लंबाई कितना है, इस रास्ते का लंबाई कितना है, एक वेव मतलब 2 सेंटीमीटर। चलो चलो चलो, अभी और एकदम मस्त बताता हूं, तुम लोग अच्छे से सुनो। अभी इस वेव का एक लैम्बडा मतलब रहता है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, इस वेव ने कितना लंबा, कितना लंबा नहीं, इस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 और 2 मतलब 4 सेंटीमीटर, तो उसको बोलते हैं इसका पाथ लेंथ। तो ऊपर वाली वेव का पाथ लेंथ कितना है, रास्ते का लंबाई, पाथ लेंथ मतलब है रास्ते का लंबाई। तो ऊपर वाली वेव का जो पाथ है उसका लंबाई कितना है, 4 है। 4 मतलब ही 2 लैम्बडा है। ऐसा भी लिख सकता हूं ना मैं, 4 को मैं 2 लैम्बडा भी लिख सकता हूं ना। लैम्बडा मतलब 2 है, तो 2 × 2 4 ही होता है ना। तो इंस्टेड ऑफ 4 में उसको 2 लैम्बडा भी लिख सकता हूं। तो ऊपर वाली वेव का पाथ लेंथ कितना है, 2 लैम्बडा। नीचे वाली वेव का भी पाथ लेंथ कितना है, वही है 2 लैम्बडा ही है, या फिर 4 सेंटीमीटर, उतना ही है ना लंबाई इसका और इसका, तो सेम है। बीच में इन दोनों के बराबर बीच में, तो ये डिस्टेंस सिमेट्रिक है, तो सेम रहेगा। तो नीचे वाली वेव का भी पाथ लेंथ कितना है, वही है 4 सेंटीमीटर या फिर 2 लैम्बडा। तो पाथ डिफरेंस कितने का है, 0 का है। तो पाथ डिफरेंस कितने का है, 0 का है। पाथ डिफरेंस, लेंथ अलग डिफरेंस अलग। इसका लंबाई 4 मतलब 2 लैम्बडा, इसका लंबाई 4 मतलब 2 लैम्बडा। तो डिफरेंस कितने का है, सेम ही तो है, तो डिफरेंस क्या, तो 2 लैम्बडा - 2 लैम्बडा या फिर 4 - 4। तो पाथ डिफरेंस ऊपर वाली वेव और नीचे वाली वेव, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है। इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, 0। ठीक है, इतना क्लियर क्या, इतना क्लियर है तो सेंड करो, यस सेंड करो, मुझे पहले ही सेंड करता है यस। बैटरी खत्म, इतना क्लियर है तो यस सेंड करो मुझे। ठीक है, वेरी गुड, सबको क्लियर है, अच्छा है। तो क्या करेंगे अभी, इसको ड्रॉ करना है, थोड़ा मैं चेंजेस करके देता हूं इसमें। ड्रॉ करो ऐसे, इसको ड्रॉ करो, इसको ऐसे ही ड्रॉ करो। चलो फटाफट काम करो, ड्रॉ करो इसको। चलो ड्रॉ करो, फिर और एक दो एग्जांपल्स बताता हूं और क्लियर हो जाएगा। चलो हो गया क्या, ड्रॉ हो गया, ड्राइंग हो गया क्या। ठीक है, चलो ओके। चलो, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूं। यहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और थोड़ा ऊपर डिस्टेंस जाके भी और एक बार कंस्ट्रक्शन होता है, तब क्या कंडीशन रहती है वो मैं बोलता हूं। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस
वो भी 0 ही रहता है। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 ही रहता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई। एक लैम्बडा मतलब 2 पाई, 1 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस मतलब 2 पाई का फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है ही नहीं, मतलब उसको फेज डिफरेंस भी नहीं है। ओके, चलो और एक देखेंगे। मैं ड्राइंग बनाता हूं, तब तक डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूं, वापस कनेक्ट हो जाओ, अभी टाइम खत्म होने को आया इस मीटिंग का।